चैप्टर 10 25 लाख दोस्तों के खिलाफ एक दुश्मन। अमेरिकी जनता ने गन क्लब के उद्यम के छोटे से छोटे विवरण में भी बहुत रुचि ली। वे दिन प्रतिदिन समिति की बहसों का अनुसरण करते रहे। इस महान प्रयोग के लिए सबसे सरल तैयारियां, इससे उत्पन्न होने वाले आंकड़ों के प्रश्न, हल की जाने वाली यांत्रिक कठिनाइयां, इन सभी ने लोकप्रिय राय को उच्चतम स्तर तक उत्तेजित कर दिया। काम शुरू होने और पूरा होने के बीच 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाएगा, लेकिन ये अंतराल रोमांच से खाली नहीं होगा। बोरिंग के लिए जगह का चयन, कोलंबियाड की धातु की ढलाई, इसकी खतरनाक लोडिंग, ये सब लोगों की जिज्ञासा जगाने के लिए जरूरी से ज्यादा था। एक बार फायर होने के बाद प्रक्षेप्य कुछ सेकंड में नजरों से ओझल हो जाएगा। फिर उसका क्या होगा? अंतरिक्ष में उसका व्यवहार कैसा होगा? वह चांद तक कैसे पहुंचेगा? ये सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। इस प्रकार प्रयोग की तैयारी और उसके निष्पादन का सटीक विवरण ही दिलचस्पी का असली स्रोत था। इसी बीच एक घटना के कारण इस उद्यम का विशुद्ध वैज्ञानिक आकर्षण अचानक बढ़ गया। ये सर्वविदित है कि बार्बिकेन परियोजना ने अपने लेखक के पक्ष में कितने सारे प्रशंसकों और मित्रों को बुलाया था, लेकिन बहुमत की संख्या और महत्व के बावजूद ये सर्वसम्मति से तय नहीं हुआ था। पूरे अमेरिका में से एक व्यक्ति ने गन क्लब के खिलाफ विरोध किया। उसने हर मौके पर इस पर हिंसक हमला किया, और क्योंकि मानव स्वभाव ऐसा ही है, बार्बिकेन इस एक व्यक्ति के विरोध के प्रति अन्य सभी की प्रशंसा की तुलना में अधिक संवेदनशील था। फिर भी वह इस विरोध का उद्देश्य अच्छी तरह जानता था। यह एकाकी शत्रुता कहाँ से आई, ये व्यक्तिगत और प्राचीन क्यों थी, और अंत में किस प्रतिद्वंद्विता में इसकी जड़ें जम गई थीं। गन क्लब के अध्यक्ष ने इस दृढ़ शत्रु को कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की मुलाकात निश्चित रूप से विनाशकारी परिणाम लाती। ये प्रतिद्वंद्वी बार्बिकेन जैसा विद्वान था, एक गर्वित, उद्यमी, दृढ़ निश्चय और हिंसक चरित्र, एक शुद्ध यानकी। उसका नाम कैप्टन निकोल था। वह फिलाडेल्फिया में रहता था। संघीय युद्ध के दौरान प्रक्षेप्य और लोहे से बने जहाजों के बीच जो विचित्र संघर्ष हुआ, उससे कोई अनजान नहीं है। पहले वाले को दूसरे को भेदना था, जबकि दूसरे वाले को भेदना नहीं था। इसके बाद दोनों महाद्वीपों की नौसेनाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तोप के गोले और लोहे की प्लेटें वर्चस्व के लिए संघर्ष करती रहीं। पहले वाले बड़े होते गए और दूसरे मोटे होते गए। दुर्जय तोपों से लैस जहाज अपने अभेद्य कवच की आड़ में आग में चले गए। मेरिमैक, मॉनिटर, टेनेसी और वेचहॉसन ने खुद को दूसरे जहाजों के प्रक्षेप्य के खिलाफ सुरक्षित बनाने के बाद बहुत बड़े प्रक्षेप्य दागे। उन्होंने दूसरों के साथ वही किया जो वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनके साथ करें, एक अनैतिक सिद्धांत जिस पर युद्ध की पूरी कला आधारित है। अब बार्बिकेन प्रोजेक्टाइल बनाने में माहिर था और निकोल प्लेट कवच बनाने में भी उतना ही माहिर था। एक ने बाल्टीमोर में रात दिन ढाला, तो दूसरे ने फिलाडेल्फिया में दिन रात ढाला। दोनों ने विचारों की एक अलग धारा का अनुसरण किया। जैसे ही बार्बिकेन ने एक नया प्रक्षेप्य आविष्कार किया, निकोल ने एक नया प्लेट कवच का आविष्कार किया। गन क्लब के अध्यक्ष ने छेद करने में अपना जीवन बिताया, कप्तान ने उसे ऐसा करने से रोकने में। इसलिए एक निरंतर प्रतिद्वंद्विता जो उनके व्यक्तित्व को भी छूती थी। निकोल बार्बिकेन के सपनों में एक अभेद्य लौह कवच के रूप में दिखाई दिया जिसके खिलाफ वह टूट गया, और निकोल के सपनों में बार्बिकेन एक प्रक्षेप्य की तरह दिखाई दिया जिसने उसे चीर दिया। फिर भी, हालांकि वे दो अलग अलग रेखाओं पर चलते थे, लेकिन ज्यामिति के सभी सिद्धांतों के बावजूद ये विद्वान एक दूसरे से मिलकर ही दम लेते, लेकिन तब ये द्वंद्वयुद्ध के मैदान में होता। सौभाग्य से इन योग्य नागरिकों के लिए, जो अपने देश के लिए इतने उपयोगी थे, 50 से 60 मील की दूरी उनके बीच थी, और उनके दोस्तों ने उनके रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी की कि वे कभी मिल ही नहीं पाए। फिलहाल ये स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था कि दोनों आविष्कारकों में से कौन विजेता है। प्राप्त परिणामों ने न्यायसंगत निर्णय लेना कठिन बना दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अंत में कवच प्लेट को प्रक्षेप्यों के लिए रास्ता देना होगा। फिर भी सक्षम लोगों को अपनी शंकाएं थीं। नवीनतम प्रयोगों में बार्बिकेन के बेलनाकार शंक्वाकार शॉट्स का निकोल के कवच प्लेट पर पिन से अधिक प्रभाव नहीं था।
उस दिन फिलाडेल्फिया के जालसाज ने खुद को विजयी माना और उसके बाद से उसके मन में अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए केवल तिरस्कार था। लेकिन जब बाद में बार्बिकिन ने शंकुकार शॉट्स के स्थान पर 600 पाउंड के साधारण हॉवित्ज़र का इस्तेमाल किया तो कप्तान को अपने ही आकलन में नीचे गिरना पड़ा। वास्तव में ये प्रक्षेप्य हालांकि औसत दर्जे के वेग के थे, छेदों से भरे हुए थे और बेहतरीन धातु के कवच प्लेट को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। हालात इस बिंदु पर पहुंच गए थे और जीत प्रक्षेप्य के हाथ में आ गई थी, लेकिन युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन निकोल ने एक नई जालीदार कवच प्लेट को नष्ट कर दिया। यह अपनी तरह की एक उत्कृष्ट कृति थी। इसने दुनिया के सभी प्रक्षेप्यों को चुनौती दी। कप्तान ने इसे वाशिंगटन पॉलीगॉन में ले जाया और गन क्लब के अध्यक्ष को इसे भेदने की चुनौती दी। बार्बिकिन शांति स्थापित होने के बाद प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा। तब निकोल ने क्रोध में आकर अपनी कवच प्लेट को किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य, ठोस, खोखले, गोल या शंक्वाकार के आघात के लिए उजागर करने की पेशकश की। राष्ट्रपति, जो अपनी पिछली सफलता से समझौता नहीं करने के लिए कृतसंकल्प थे, ने इनकार कर दिया। निकोल इस अप्रतिबंधित हट से उत्साहित होकर बार्बिकिन को हर तरह का लाभ देकर उसे लुभाने की कोशिश करता है। उसने अपनी प्लेट को बंदूक से 200 गज की दूरी पर रखने का प्रस्ताव रखा। बार्बिकिन ने फिर भी मना कर दिया। 100 गज की दूरी पर, 75 गज की दूरी पर भी नहीं। 50 की उम्र में कप्तान ने समाचार पत्रों के माध्यम से चिल्लाते हुए कहा, मेरी प्लेट से 25 गज की दूरी पर और मैं इसके पीछे रहूंगा। बार्बिकिन ने उत्तर दिया कि यदि कैप्टन निकोल भी उसके सामने होंगे तो भी वो और गोली नहीं चलाएंगे। इस उत्तर पर निकोल अब खुद को रोक नहीं सका। उसने व्यक्तित्व का सहारा लिया। उसने कायरता का संकेत दिया कि जो व्यक्ति तोप से गोली चलाने से इनकार करता है वो उससे लगभग डरता है। संक्षेप में कि तोपची जो अब 6 मील की दूरी पर लड़ रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत साहस के लिए गणितीय सूत्रों को बुद्धिमानी से प्रतिस्थापित कर दिया है और यह कि कवच प्लेट के पीछे चुपचाप तोप के गोले की प्रतीक्षा करने के लिए उतनी ही बहादुरी की आवश्यकता होती है जितनी कि विज्ञान के सभी नियमों के अनुसार उसे भेजने के लिए। बार्बिकिन ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह इनके बारे में कभी नहीं जानता था, क्योंकि उसके महान उद्यम की गणनाएं उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेती थीं। जब उन्होंने गन क्लब को अपना प्रसिद्ध संदेश दिया तो कैप्टन निकोल का गुस्सा चरम पर था। इसके साथ ही अत्यधिक ईर्ष्या और पूर्ण शक्तिहीनता की भावना भी थी। वह 900 फीट लंबे कोलंबियाड से बेहतर कुछ कैसे बना सकता था? कौन सा कवच प्लेट 30,000 पाउंड के प्रक्षेप्य का सामना कर सकता है? निकोल पहले तो इस तोप के गोले से कुचल गया, फिर उसने खुद को संभाला और अपने बेहतरीन तर्कों के वजन से प्रस्ताव को कुचलने का संकल्प लिया। इसलिए उन्होंने गन क्लब के कामों पर हिंसक हमला किया। उन्होंने अखबारों को कई पत्र भेजे जिन्हें उन्होंने प्रकाशित करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से बार्बिकिन के काम को ध्वस्त करने की कोशिश की। एक बार जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए हर तरह के तर्क दिए, जिन कारणों को स्वीकार करना चाहिए वे अक्सर दिखावटी और खराब धातु के थे। सबसे पहले बार्बिकिन पर उसके आंकड़ों को लेकर हिंसक हमला किया गया। निकोल ने ये जोड़बी द्वारा उसके सूत्रों की असत्यता को साबित करने की कोशिश की और उसने उस पर बैलिस्टिक के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ होने का आरोप लगाया। अन्य त्रुटियों के अलावा और निकोल की अपनी गणना के अनुसार किसी भी पिंड को 12,000 गज प्रति सेकंड का वेग देना असंभव था। उसने बीजगणित को हाथ में लेकर यह साबित किया कि उस वेग के साथ भी इतना भारी प्रक्षेप्य कभी भी स्थलीय वायुमंडल की सीमाओं को पार नहीं कर पाएगा। यह 8 लीग भी नहीं जा पाएगा। इससे भी बेहतर वेग को देखते हुए और इसे पर्याप्त मानते हुए गोली 1600 पाउंड पाउडर के दहन से विकसित गैस के दबाव का विरोध नहीं कर पाएगी, और भले ही यह उस दबाव का विरोध करे, लेकिन ये कम से कम इतना तापमान सहन नहीं कर पाएगी। यह कोलंबियाड से निकलते ही पिघल जाएगी और लापरवाह दर्शकों के सिर पर लाल गर्म बारिश की तरह गिरेगी। बार्बिकिन ने इन हमलों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। फिर निकोल ने इस प्रश्न पर उसके अन्य पहलुओं पर विचार किया।
अन्य सभी दृष्टिकोणों से इसके निरर्थकता के बारे में बात किए बिना उन्होंने इस प्रयोग को अत्यधिक खतरनाक माना, उन नागरिकों के लिए जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस निंदनीय तमाशे को अनुमति दी, और निंदनीय तोप के पास के शहरों के लिए। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि यदि प्रक्षेप्य अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, जो कि बिल्कुल असंभव परिणाम है, तो ये स्पष्ट था कि यह फिर से पृथ्वी पर गिरेगा, और इस तरह के द्रव्यमान के गिरने से इसके वेग के वर्ग से गुणा करने पर पृथ्वी पर किसी बिंदु को नुकसान होगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में और स्वतंत्र नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, यह उन मामलों में से एक था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था, और किसी एक व्यक्ति की अच्छी खुशी के लिए सभी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। ये देखा जाएगा कि कैप्टन निकोल ने खुद को किस हद तक बड़ा चढ़ाकर पेश किया। वह अपने विचार में अकेले थे। किसी ने उनकी कैसेंड्रा भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन्हें जितना चाहा उतना बोलने दिया, जब तक कि उनका गला दुखने न लगे। उन्होंने खुद को पहले से खोए हुए मामले का रक्षक बना लिया था। उनकी बात सुनी गई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, और उन्होंने गन क्लब के अध्यक्ष से एक भी प्रशंसक को नहीं छीना, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के तर्कों का खंडन करने की जहमत भी नहीं उठाई। निकोल अपनी आखिरी खाई में धकेल दिए गए, और अपनी राय के लिए लड़ने में असमर्थ होने के कारण इसके लिए भुगतान करने का संकल्प लिया। इसलिए उन्होंने रिचमंड इंक्वायरर में इन शर्तों और बढ़ते अनुपात में वादों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की। उसने शर्त लगाई कि 1. गन क्लब के उद्यम के लिए आवश्यक धनराशि $1000 उपलब्ध नहीं हो पाएगी। 2. 900 फीट की तोप का ढालना अव्यावहारिक था और सफल नहीं होगा, $2000। 3. कोलंबियाड को लोड करना असंभव होगा, और पाइरोक्साइल प्रक्षेप्य के वजन $3000 के नीचे स्वतः ही प्रज्वलित हो जाएगा। 4. कोलंबियाड प्रथम विस्फोट में ही फट जाएगा, $4000। 5. ये प्रक्षेप्य 6 मील भी नहीं जा सकेगा, तथा छोड़े जाने के कुछ सेकंड बाद ही $5000 पर गिरेगा। ये देखा जाएगा कि कप्तान अपनी अजेय हठधर्मिता में एक महत्वपूर्ण राशि को जोखिम में डाल रहा था। कम से कम $15000 दांव पर लगे थे। शर्त के महत्व के बावजूद उन्हें 19 अक्टूबर को शानदार संक्षिप्तता का एक सीलबंद पैकेट मिला, जो इन शब्दों में लिखा था: बाल्टीमोर 18 अक्टूबर हो गया, बारबिकेन।